हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि जिसमें कि आप सभी को याद होगा हम जनरल एंट्रीज के बारे में बात कर रहे थे। आज की क्लास को कंटिन्यू करें, सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराना चाहेंगे। जो लास्ट पीडीएफ हमने दिया था उसमें पहला क्वेश्चन मीन्स वहां पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर जो दिया वो गलत दिया है। वो क्वेश्चन से था ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड डिस्काउंट को वहां पे जो ऑप्शन दिया गया था उस ऑप्शन को आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला आपको मिला सेल्स इंक्रीज, फिर उसके बाद आपको मिला प्रॉफिट इंक्रीज का, एंड फिर आपको था मार्केट शेयर इंक्रीज करेगा। और अगला ऑप्शन जो था आपका ऑल ऑफ द एबव। अब मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, सेल्स इंक्रीज पे टिक किया, बाकी उनको लगा कि ये दोनों गलत है। लेकिन अब समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि एक के संस्था है, ठीक है। ए अभी करंट में क्या कर रही है कि सेल्स कर रही थी 2% को, ठीक। अब जब ये 2% को सेल कर रही थी तो इसने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट ला दिया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लाया। तो यहां पे आपने बोला कि सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या किया गया कि चलिए 2% और आगे मार्केट से, ठीक। जैसे ही इसने ट्रेड डिस्काउंट लाया, 2 लोग को जब सेल कर रही थी, 2 से अब 4 लोगों को करने लगी सेल। तो अब ये बताइए आप, जब आप 2 लोगों को सेल कर रहे थे उसके बाद आप 4 लोगों को सेल करने लगे, तो क्या 4 लोगों को सेल करने की वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? पहला क्वेश्चन। फिर अगर आप 2 से 4 लोगों पे जा रहे हैं, मीन्स हम कहें कि ये 2 लोग मार्केट में ए एरिया कवर किए थे और 4 लोगों का आपने किया, तो तुरंत आपका ए एरिया बढ़ा, तो क्या आपका मार्केट में शेयर बढ़ा कि नहीं? मार्केट शेयर बढ़ने का मतलब आप मोर पॉपुलेशन को कवर करने लगे। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही कि नहीं? अब आप खुद आंसर देख सकते हैं। कहने का मतलब ट्रेड डिस्काउंट मेरा जो है, जब सेल्स इंक्रीज करेगा तो सेल्स इंक्रीज से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, सेल्स इंक्रीज, साथ ही साथ मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। इसमें बहुत से कम लोगों ने सही आंसर दिया था। तो आप लोग क्वेश्चन को जब भी पढ़िए, उसको पढ़ के समझ के तब ऑप्शन को टिक करिए। हमेशा आप लोग से बोले जल्दबाजी में कोई काम नहीं करिए, ठीक। तो अब चलते हैं हम आगे, जो हमारा आज का क्लास है उस पर बात करते हैं। जब भी जिसको कहीं पे डाउट्स हो तो आप मैसेज करके, कॉल्स के थ्रू, कैसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक। अब हमारे जनरल एंट्री में ही अगला जो हमारा एंट्री आ रहा है वो ध्यान से देखिएगा, डेप्रिसिएशन, जिसको आप ह्रास भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन पे यहाँ पे केवल आप एंट्री थोड़ा समझ लीजिएगा, बाकी आपको भी पता है कि डेप्रिसिएशन के नाम से एक अलग से चैप्टर ही है हमारे अकाउंट में। बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको यूज करने की वजह से जो उनके वैल्यू में कमी आती है, ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, यहाँ पे वियर एंड टियर, ठीक है, उसमें जो क्षरण होता है उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। अब जब हम कहें कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आ रही है, तो ये तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात है नहीं, फायदे की बात नहीं है। तो एक तरह से ये मेरे लिए क्या है, लॉस है। अगर हम कहें कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस बन रहा है, तो हम आपसे अब अगला क्वेश्चन यही कर सकेंगे कि फिर डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट होगा? तो लॉस या इनकम या आपका एक्सपेंसेस या गेन की बात जब आती है, तुरंत आपके माइंड में आंसर आता है ये तो नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक। तो जब ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ही बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कहने का मतलब डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर यहाँ एंट्री की हम बात करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एसेट्स पे लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जिस भी एसेट्स पे लगेगा उसका नाम आ जाएगा। अगर फर्नीचर पे लगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हमका बिल्डिंग पे लगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये सभी चीजों पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका
क्रेडिट हो जाएगा वो पर्टिकुलर एसेट्स। फिर उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है बैड डेब्ट्स, जिसको आप लोग बोलते हैं डूबत ऋण। बैड डेब्ट्स क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। बैड डेब्ट्स होता है जब आप किसी भी पर्सन को क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक, एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो पर्सन क्या करता है, फेल कर जाता है, मीन्स हम कहें वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता है। तो जब वो पेमेंट नहीं कर पाता तो हम कहें जो पैसा आपको सेल्स की वजह से मिलने वाला था अब वो पैसा नहीं मिल पाता है, तो उसी को आप क्या करते हैं बैड डेब्ट्स मीन्स डूबत ऋण आपका है वो। अब ध्यान दीजिएगा बैड डेब्ट्स पे जब हम बात करते हैं तो बैड डेब्ट्स में दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं। एक हमारा है फुल बैड डेब्ट्स, दूसरा हमारा है पार्शियल बैड डेब्ट्स। फुल बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जब आपका पूरा पैसा डूब जाए, मीन्स हम कहें कि अगर किसी को आप 50,000 का सेल्स किए थे वो 50,000 आपका पूरा का पूरा डूब गया तो फुल बैड डेब्ट्स कहलाएगा। लेकिन हम कहें कि अगर आप किसी को 50,000 का सेल किए वो आपको बोलता है कि हम आपको 10,000 दे देंगे बाकी 40,000 नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे आपका पार्शियल बैड डेब्ट्स है, मीन्स आंशिक आपका डूब रहा है कि एक पोर्शन उस पैसे का मिल रहा है बाकी नहीं मिल पा रहा है। तो फुल बैड डेब्ट्स के केस में ध्यान दीजिएगा एंट्री क्या होती है, उसके पहले आप ये समझ लीजिए बैड डेब्ट्स एक क्या हो रहा है आपका लॉस है। अगेन जब लॉस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हुआ तो आपका क्या होगा ये डेबिट होगा, ठीक। तो यहां पे हमारा एंट्री क्या बनता है इसका बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कौन है, जिसको हम क्रेडिट पे सेल किए होंगे, मीन्स उस पर्सन का नाम लिख देंगे। अगर मान लीजिए मोहित को सेल किए थे क्रेडिट पे तो यहाँ पे हो जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, ठीक। अब आते हैं पार्शियल बैड डेब्ट्स में। पार्शियल बैड डेब्ट्स में हमने क्या बोला कि आपको एक पोर्शन का पैसा मिलेगा एक पोर्शन आपका डूबेगा। दैट्स मीन्स यहाँ पे आपको कैश रिसीव होगा तो कैश आपका रियल अकाउंट है तो आपका क्या होगा डेबिट हो जाएगा। तो जितना पैसा आपको मिल रहा है वो क्या करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे, जो पोर्शन आपको नहीं मिला वो आपका क्या हो गया बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक। और बाकी जो आपका टोटल अमाउंट है वो डेटर्स में चला जाएगा, डेटर्स अकाउंट। जैसा कि हम आपसे यहाँ बोले मान लीजिए 50,000 रुपए का आपने क्रेडिट से किया था, 50,000 अगर पूरा डूबा तो एक फुल बैड डेब्ट्स हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 आपका टोटल अमाउंट आएगा। लेकिन हम कहें कि इसका अगर एक पोर्शन 10,000 रुपीज आपको मिल रहा है बाकी 40,000 नहीं मिल रहा है, रिमेनिंग नहीं मिला, तो अब यहाँ पे क्या होगा जो अमाउंट आपको मिला 10,000 कैश अकाउंट में डेबिट जाएगा, 40,000 आपका जाएगा बैड डेब्ट्स में एंड टोटल अमाउंट 50,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा डेटर्स में, मीन्स मोहित अकाउंट जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया। तो ये आपका बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। इधर लेते हैं अब इसी बैड डेब्ट्स पे हम और आगे चलते हैं। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। अब रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स क्या होता है, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे क्या हुआ कि जिस पर्सन को आपने क्रेडिट पे सेल किया उसको क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट बोलता है कि भाई साहब हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम दिवालिया हो चुके हैं, तो आपने उस टाइम एंट्री कर दिया बैड डेब्ट्स का, मीन्स आपका पैसा डूब गया। लेकिन फ्यूचर में वो फिर से कैपेबल हो जाता है, ठीक है, वो कैपेबल हो गया कि उसके पास पैसा फिर से आ जाता है और उसके अंदर का जो भावना रहती है वो उमड़ती है ना, जिस इंसान को हम पैसा नहीं दिए थे आज चलते हैं उसको हम पैसा दे देते हैं क्योंकि आज हम इतने काबिल हो चुके हैं हम उसका पैसा दे सकें। मीन्स उनके अंदर का जो होता है ना दिल में दर्द उठता है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे अन्याय करोगे सामने वाले के साथ। तो जब वो आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट करने, मीन्स जो पैसा डूब चुका था, तो अब उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलने वाला है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। जिस चीज को हम मान चुके थे हमारा वो जा चुका है
फिर से आ रहा है, दैट्स मींस उसका रिकवरी हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब एंट्री आप करने वाले हैं वो एंट्री क्या होगा, तो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स जब होगा तो आपको कैश मिलेगा, पैसा मिल रहा है और एक तरीके का प्रॉफिट है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये आपका रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है वो समझने की कोशिश करिए। जब बिजनेसमैन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अमाउंट ले जाता है एज ए कैपिटल मींस पूंजी के तौर पे लगा देता है, तो फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इस चीज पे डिबेट करता है कि भाई साहब जो पैसा, मान लीजिए हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए उसने लगाया, अब बोलता है कि जो 1 लाख रुपए हम यहाँ बिजनेस में लगाए हैं मीन्स जो हमने आपको दिया है, अगर वही 1 लाख रुपए हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम मीन सकता है कि 1 साल 2 साल 6 महीने के बाद ये 1 लाख रुपए हमारा इंक्रीज करता, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता, मीन हमें उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलता, मान लीजिए 5,000 रुपए ही मिलता, तो मेरा आज की डेट में क्या होता, 1,05,000 हो चुका है। लेकिन हम आपको पैसा दे दिए हैं, अब वो मेरा इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए जो पैसा हम कहीं और लगाते हैं हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वही इंटरेस्ट आपसे चाहिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब एक ध्यान दीजिए कि ये जो बिजनेसमैन था किससे आर्ग्यूमेंट करता है, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कर रहा है। अब जब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस बिजनेसमैन को पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, तो इस बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेस माना जाएगा। जैसे ही आप पता करेंगे कि इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, तुरंत आपके माइंड में एक चीज पता चल जाएगा, मीन्स आपको ये पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ही एक्सपेंसेस हुआ तो ये आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट पता चलते ही आप ये कह सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, डेबिट होगा। तो मीन्स अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आई, तुरंत मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता होगा। तो हाँ, होता है, क्योंकि केवल और केवल ये भाई साहब चालाक नहीं है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी चालाक है, वो भी अपना दिमाग लगाएगा। तो कहने का मतलब अब मेरा जो आता है अगला कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लीजिए एक जो भाई जाते हैं बिजनेसमैन, 1 लाख रुपए यहां दिए थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कैपिटल, और हम कहें कि 10,000 रुपए क्या किए थे, ड्राइंग का किए थे, ये 10,000 रुपए आहरण किए थे। तो तुरंत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इससे बोलेगा, भैया जो आप 10,000 रुपए मेरे यहां से ले गए हैं, अगर आप उस 10,000 रुपए को नहीं ले जाते तो उस 10,000 रुपए को हम कहीं और अपने आप को बढ़ाने में लगाते, हम सेल्स करते सामान को, या हम कुछ और नया चीज लेकर आते जिससे मेरा मीन्स बिजनेस का ग्रोथ होता। तो अब जो हमारा लॉस हो रहा है आपके 10,000 ले जाने की वजह से, उस पे हमें भी इंटरेस्ट चाहिए। जब यहां पे इंटरेस्ट की बात आई तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये बिजनेस के लिए क्या होने वाला है, इनकम। मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होता है। इनकम की बात आई तो ये भी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की बात आई तो ये क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
तो यहां पे एंट्री जो आपकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक, तो ये आपका हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट। कुछ लोग पहले पूछ रहे थे, उम्मीद करते हैं उनको अब समझ में आ चुका होगा। और अभी जैसे ही हमारा जनरल एंट्री का चैप्टर खत्म होगा तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे आएंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जब थ्योरी आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपका अकाउंट्स और ज्यादा क्लियरिटी लाएगा आपके दिमाग में। मीन्स जो अभी थोड़े बहुत कंफ्यूजन आ रहे हैं आप लोगों को, वो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे जब हम अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, जो बेसिक जनरल एंट्री थी यहां तक समाप्त होती है। अब एक चीज आप और देख लीजिएगा जिससे कि हम कहें कि जनरल एंट्री का चैप्टर मेरे तरफ से एंड हो जाएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब आप लोग ये भी जान रहे हैं कि टाइम मॉडर्न आ चुका है। ठीक है, कि मॉडर्न टाइम में अब जो कहें कि हम लोग बात करते हैं चेक या कैशलेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कहें कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेक में पेमेंट होता है तो जैसे ही चेक की बात आई तो दैट मींस वहां पे जुड़ाव किसका आया, बैंक का आया। ठीक, मीन्स आज की डेट में जितने भी आपको कह रहे हैं कि पेमेंट या इनकम हो रही है, ठीक है, ये सब कुछ चेक में हो रहे हैं बड़े लेवल पे। और ये भी ध्यान दीजिए कि अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, मींस इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, आयकर अधिनियम के अकॉर्डिंग कि 20,000 के ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चेक में ही करिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं कोई भी, तो उसको कैश में न करके चेक में करिए, उसी का आपको इनकम टैक्स में वैलिडिटी दिख जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम बात करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, मीन्स जब हम कहें चेक की बात आ जाती है हमारी, तो अब हमें इसकी एंट्री पे ध्यान देना है। तो कैश खत्म, तो जहां जहां हम लोग अभी तक जितनी एंट्री करते हैं कैश वर्ड यूज कर रहे थे, वहां पे हम बैंक वर्ड यूज करने लगेंगे। मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बशर्ते उस क्वेश्चन में हमें मेंशन रहे कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो चेक में हुआ है। ठीक, लेकिन जब हम कहें कि जितने भी हमारे पेमेंट वाली एंट्री थी, मीन्स जहां पे हम टू कैश अकाउंट करते थे, वहां पे हमें टू बैंक अकाउंट करने में जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम बड़े ही आराम के साथ करेंगे। मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मीन्स पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, पेमेंट करते समय आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस वहां देखिए कि वो चेक में पेमेंट हुआ है तो आप एकदम दिल खोल के बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन जब हमारी इनकम की बात हो रही है, मीन्स आपको कोई भी पैसा चेक में रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सतर्कता दिखानी है, यहाँ सावधानी बरतनी है। ठीक, यहाँ पे क्या सावधानी बरतनी है, जो चेक आपको मिला है अगर उस सेम डे डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में, सेम डे डिपॉजिट हुआ बैंक में, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप बेधड़क एंट्री कर दीजिए। जैसे हम कहें कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मीन्स आपने अगर विक्रय किया और आपको जो अमाउंट मिला है वो चेक में मिला और उस चेक को आप उसी दिन बैंक में जमा कर दिए, तब तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। या हम कहें कि आपको कमीशन मिला, वो कमीशन चेक में मिला, चेक आप तुरंत बैंक में जाके बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अगर वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है तो यहाँ पे एंट्री आपकी चेंज होगी। तो यहाँ पे पहली एंट्री आपकी की जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जिस दिन एक चेक आप क्या करेंगे बैंक में ले जाके जमा कर देंगे, तो वहां पे सेकेंड एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है, ये आपकी सेकंड एंट्री हो जाएगी। तो बस इतना सा आपको ध्यान देना पड़ता है और ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। तो ये दो एंट्री आपकी क्लियर हो गए कि मीन्स जब आपको रिसीव हो रहा है कोई चीज या हमका कोई चीज आपको पे किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मीन्स जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं बैंक उस पे आपको इंटरेस्ट देती है। तो जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट्स मीन्स ये आपका इनकम। इनकम जैसे ही हमने कहा कि नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के साथ ही क्या हो गया आपका ए क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेस। तो यहां पे आपका एंट्री बन जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप पे कर सकते हैं, मीन्स जो पैसा आप बैंक में जमा किए थे उस पे बैंक ने क्या किया है, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है। लेकिन जैसे ही बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है तो बैंक क्या करती है कि बहुत सारे खर्चों के लिए, जैसे एसएमएस चार्जेस हो गए आपको, फिर हम कहें कि आप एटीएम मिला है, एटीएम फैसिलिटी के बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो बैंक आपसे लेती है आपके अकाउंट के मेंटेनेंस के लिए। तो मीन्स बैंक चार्जेस की एंट्री हम बात करें, बैंक चार्जेस की बात की जाए तो बैंक चार्जेस जैसे ही बात आती है तो बैंक आपसे ले रही है, दैट्स मींस ये आपके लिए क्या हो गया, मींस आपके लिए जब हम करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ये क्या होगा, डेबिट होगा। दैट्स मींस यहां पे जो मेरी एंट्री बनने वाली है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। ये आपकी क्या है कि बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक और बैंक चार्जेस की एंट्री हो गई। अगर हम कहें कि बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है, जैसे अगर आप बैंक से लोन वगैरह लिया है तो उस पे इंटरेस्ट बैंक जब आपसे लेगा, जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेसिकली बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपकी एंट्रीज होती हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आपको जनरल एंट्री जो बेसिक चीजें थी वो समझ में आ चुकी हैं और आने वाले समय में जनरल एंट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं आना चाहिए। जब भी आप कहीं पे भी जनरल एंट्री पाइए तो वहां पे अगर आपको जनरल एंट्री समझ में नहीं आती है तो पहला काम आपका यही करना है, स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री जो हम आपको बताएं बस उसको फॉलो कराने की कोशिश कर लीजिए। अगर स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री फॉलो कराना आप जान गए, सही से फॉलो कर लिए तो ध्यान दीजिएगा लाइफ में कभी भी जनरल एंट्री पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आप जनरल एंट्री नहीं कर पाते दैट्स मींस आप वहां पे अभी भी कमजोर हैं, स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री आपको समझ में नहीं आया। रीजन कि हमने स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री में 5 स्टेप बताया आपको सीधा सीधा कि पहला स्टेप आपका था कि कोई भी ट्रांजैक्शन मिले आप सबसे पहले उसमें से उस अकाउंट को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से अफेक्ट होने वाला है। मीन्स आपको अकाउंट ढूंढना आना चाहिए और अकाउंट ढूंढने के लिए आप वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फिर हम पर्सनल में कहें कि नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, रियल में टेंजिबल, इंटेंजिबल, इस सारे जितने अकाउंट्स हैं सबके एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मींस आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एग्जांपल्स याद रहेंगे तो कोई भी ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा तो वहां पे आप बड़ी ही आसानी के साथ कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहा है उसको ढूंढ लेंगे। और जैसे ही अकाउंट आप ढूंढ लेंगे, चूंकि आपको एग्जांपल्स याद है, तो जो अकाउंट्स है वो किस टाइप्स का है, उसका नेचर क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से ये भी आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। और ये समझ गए तो आप रूल्स ऑफ अकाउंट जान जाएंगे। रूल्स ऑफ अकाउंट आप जान गए तो फिर आप उसको जनरल एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा जो था कि जनरल एंट्री आपको तभी नहीं आती है जब आपको स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री नहीं पता है। और स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री नहीं पता होने का मतलब कि आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल का एग्जांपल सही से नहीं पता है, उसके रूल्स नहीं याद हैं, उसको फॉलो कैसे करा जाता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर नहीं है। तो उस चीज पे आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए, विश्वास मानिए, आपकी जनरल एंट्री कभी वीक नहीं होने वाली है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा जो अगला क्लास होने वाला है वहां पे हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, नए टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे। ठीक, तो तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।